हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी, जिसमें हम अगले चरण पे आ चुके हैं। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे पर्वत पहाड़। लॉजिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, एनालिटिकल वाले, फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, दर्रे हैं, चोटियां हैं, पठार हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो अरावली जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ से सारी चीजें जो है एक तो आपको दिमाग में फिट हो जाए, सारी चीजें आपको याद रहे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, साथ ही आपको यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट मिल सके और आपको और किताबें या गाइड्स जो है छाननी ना पड़े। ठीक है, तो अपनी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर अच्छे से अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो कुछ कुछ चीजें तो मैं इसकी लिख कर लाई हूँ, उसको समझाती चलूंगी, मैप पर आपको दिखाती हुई चलेंगी। साथ में आपको एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी चीज का लॉजिक आपको पता हो तो आप आसानी से वो चीजें बिना फैक्ट याद किए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चोटियों वगैरह से रिलेटेड ऐसी चीजें भी बताऊंगी जिनसे आपको एग्जाम में उनसे रिलेटेड फैक्ट्स कम याद करने पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली की बात करें तो ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। क्यों है? जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, जब हमने मरुस्थल पढ़ा था कि ये क्या है, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये क्या है, ये है पेंजिया और ये है पैंथलासा। पेंजिया के दो हिस्से, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना जो लैंड है वो कब का है? वो है पेंजिया का हिस्सा, और वो उस पृथ्वी के उस भाग का हिस्सा है जिसके इतिहास के बारे में हमको नहीं पता। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में हमें लगभग 4 अरब वर्षों तक क्या हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, सिर्फ हमें लास्ट 0.6 ईयर्स का पता है। 0.6 जो अरब वर्ष है, सिर्फ उन्हीं के बारे में हमको पता है। तो ये जो पीरियड है जिसके बारे में हमें पृथ्वी के इतिहास में क्या हुआ कुछ नहीं पता, उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। अगर आपको पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में नहीं पता, इस टाइम स्केल के बारे में नहीं पता है, तो इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का जो समय सारणी है वो देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, आर्कियन क्या है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली प्री कैम्ब्रियन को भी 3 भागों में बांटा गया और उसके आर्कियन समय के अंदर जो है किसकी उत्पत्ति हुई थी? अरावली की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जो अरावली है, अरावली के अंदर हमें अवशेष मिलते हैं किसके? नील हरित शैवाल के। किसके अवशेष मिलते हैं अरावली के अंदर? नील हरित शैवाल, या इनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रथम जीव है। यानी पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो किस रूप में हुई थी? नील हरित शैवाल के रूप में हुई थी। तो नील हरित शैवाल किसमें पाए जाते हैं? वो अरावली के हमें अंदर अवशेष मिलते हैं इनके। तो हमें लगता है कि जो नील हरित शैवाल है वो हम ये मानते हैं कि आर्कियन युग में हुए थे। और आर्कियन युग में अगर नील हरित शैवाल हुए थे और उसके अवशेष अरावली में मिल रहे हैं, यानी कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी? आर्कियन युग में हुई थी। और ये आर्कियन किसका भाग है? प्री कैम्ब्रियन का भाग है। फिर मैं कह रही हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पता है तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा और एक बार में आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी और आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन जो है उसके अंदर उत्पत्ति हुई, या अरावली की उत्पत्ति या आर्कियन से हुई, या हम बोल सकते हैं कि अरावली जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसलिए जो है पूरे विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। अब आप बोलोगे कि मैम पिछले लेक्चर में तो आपने बताया था कि जो गोंडवाना लैंड है वो प्रायद्वीपीय पठार था उस पर, है ना,
और जो हिमालय है वो नवीन पर्वत है, उसकी उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसकी उत्पत्ति हिमालय से निकलने वाली नदियों से हुई। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है? अरे भाई, अगर हम भारत का जब भौतिक विभाग पढ़ते हैं, भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, तो अरावली को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा लगता है, जैसे मैं एक भारत का नक्शा भी यहाँ लेकर आई हूँ, तो प्रायद्वीपीय पठार देखो, पूरा प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो इस तरीके से है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है, लगभग कुछ इस प्रकार से है ना। और इसके नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा त्रिभुज के रूप में। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है हमारी अरावली, है ना। ये अरावली किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यही वजह है कि सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी क्या है? पर्वतमाला है। तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अब अरावली का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी, अरावली की जो चट्टाने हैं उनको देखकर हमें लगता है कि अरावली की उत्पत्ति के समय ये एक वलित पर्वत था। वलित पर्वत क्या होते हैं? जिनके अंदर इस तरीके से मोड़ पड़े होते हैं, या दो चट्टानों की, दो प्लेटों के टकराने से बने होते हैं। जब दो प्लेट टकराती हैं तो यहाँ पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिनको वलन बोलते हैं। तो ये क्या है? एक वलित पर्वत था। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीन वलित पर्वत है अरावली। और अगर पूछा जाए कि भारत का नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो वो है हिमालय। हिमालय भी वलित पर्वत है, लेकिन वो कौन सा है? नवीन वलित पर्वत। उसकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। लेकिन हम बात करें प्राचीन वलित पर्वत, तो वो कौन सा है? अरावली है। अब यानी जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो आज से लगभग दुगनी से भी ज्यादा ऊंचाई का ये पर्वत हुआ करता था। और कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि लगभग हिमालय का जितना ऊंचा ये पर्वत था। हिमालय की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। और कहाँ हम बात कर रहे हैं? गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मात्र 1722 मीटर। और हम ये बोल रहे हैं कि हिमालय जितना ऊंचा था ये पर्वत, तो हो सकता है उत्पत्ति के समय, क्योंकि ये वलित पर्वत था, तो इसकी ऊंचाई इतनी रही हो। और इतने समय में तो चट्टानों को कितनी नदियां काटती हैं, पवने काटती हैं, तो चट्टानें घिसती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं। तो हो सकता है इस कटाव के कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई हो। अभी वर्तमान में इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है गुरु शिखर में, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कुछ किताबें 1727 मीटर लिखती हैं, और आप लोग मेरी जान भी खाती हो कि मैम 1727 मीटर पढ़ा था हमने। तो अरे भाई 1722 मीटर ही है, उसके ऊपर 5 मीटर का ना एक मंदिर बना हुआ है। तो कई किताबें स्टूपिडली लिख देती हैं कि भाई 1727 मीटर है। मंदिर को थोड़ी काउंट करोगे, मंदिर चट्टान थोड़ी है, मंदिर तो चट्टान के ऊपर बना हुआ है। गुरु दत्तात्रेय जी की चरण पादुकाएं रखी हुई है, मैंने स्वयं ने जाके देखा है वो मंदिर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1727 मीटर नहीं है। तो ये क्या है? जब बना था, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये क्या था? प्राचीन वलित पर्वत था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, रेलिक्ट माउंटेन है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत क्यों है? क्योंकि काफी ज्यादा टूट फूट इसके अंदर हो चुकी है, घिस गया है ये, तो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। और जब उत्पत्ति हुई थी तो क्या था? ये वलित पर्वत था। तो एग्जाम में क्वेश्चन हर तरीके से आता है। अरावली पर्वत एक प्रकार का क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, जो वायु द्वारा अपर्दन की क्रिया से प्रभावित रहा है। अब मरुस्थल है, मरुस्थल के पास में ये है, तो पानी तो है नहीं कि नदियां इसको काटेंगी। इकलौती एक लूनी निकलती है इधर, इधर देख लो बनास निकलती है। ज्यादातर नदियां खैर यहाँ से निकलती है, लेकिन इसको काटने वाली मुख्य रूप से यही दो नदियां हैं, लूनी और बनास। तो लूनी और बनास ने इसको इतना नहीं काटा है जितना यहाँ की हवाओं ने काटा है। जो मरुस्थल में तेज हवाएं चलती हैं, बालू के साथ, मिट्टी के साथ चलने वाली हवाएं, उन्होंने इसको अपर्दित किया है। तो वायु द्वारा अपर्दन की क्रिया से क्या है? ये प्रभावित रहा है। गोंडवाना लैंड का क्या है? ये भाग है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर, हम इसकी चर्चा कर ही चुके हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे है? 9% भाग पर है। और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से इसका राजस्थान में तीसरा स्थान आता है। तीसरा स्थान कैसे? सबसे पहले नंबर पे पूर्वी मैदान है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जलोढ़ मृदा है, अच्छी खेती होती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या। दूसरे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती वाला।
ठीक है, तीसरे नंबर पे अरावली आ जाता है। और अरावली में देखा जाए तो राजस्थान की सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो अरावली में ही रहती हैं। आगे हम इसमें चर्चा करें अरावली की, तो अरावली जो है, अरावली की स्थिति की बात करें कि अरावली कहाँ पर स्थित है, तो अरावली को हमने देखा था इस तरीके से, ये अरावली का भाग है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर अरावली ना एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। अरावली के अंदर ना बहुत सारे जो है ब्रांचेस हैं, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, उनकी चर्चा अभी हम करेंगे, उससे पहले हम कुछ एक और चीजें समझ लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है। इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर, और जबकि हम बात करें इसकी अधिकतम ऊंचाई, है ना, औसत ऊंचाई 930 मीटर, औसत ऊंचाई है 930 मीटर। और हम बात करें इसकी अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, अधिकतम ऊंचाई है 1722 मीटर। कहां पर है, ये है गुरु शिखर में। ठीक है, गुरु शिखर कहां पर है, गुरु शिखर माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पर है, माउंट आबू है सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू है। माउंट आबू में गुरु शिखर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर, है ना, कहा गया है। क्या कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। संतों का शिखर गुरु शिखर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतों का शिखर किसे कहते हैं, गुरु शिखर को कहते हैं, है ना। अब आगे हम इसके अलावा जो हमारी ये अरावली है, और हम बोल सकते हैं स्पेशली आबू दिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, इसे हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू ओलंपस। ये भी किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। देखो भाई, राजस्थान का जो इतिहास है या राजस्थान के बारे में जहां तक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, घोड़े वाले बाबा राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर इसको हिंदू ओलंपस क्यों कहा, क्योंकि आबू दिलवाड़ा में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं, है ना, और इसीलिए इसको कहा गया हिंदू ओलंपस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू ओलंपस किसे कहते हैं। ठीक है, संतों का शिखर किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे हम चले इसका विस्तार। अब इसका विस्तार देखो, ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक इसका विस्तार है। कैसे, अगर हम इसमें देखें, है ना, इसको तो मैं रब कर देती हूँ, इसकी हम बात करें तो इसका विस्तार देखो, यहाँ से शुरू होती है गुजरात में, लगभग गिरनार की पहाड़ियां हैं, यहाँ से शुरू होकर और ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। इस प्रकार से ये स्थित है। हालांकि थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको बना दिया है, ये थोड़ी इस प्रकार से। ठीक है, इसकी आकृति जो है वो कैसी है, तानपुरे के समान है। यहाँ पर जो है ये देखो इस तरीके से हो जाती है, तानपुरे के समान, चौड़ी है नीचे से, ऊपर से ये सकरी है। ठीक है, लंबाई तो हमने देखी इसकी क्या है, इस तरीके से। और कुल लंबाई की अगर हम बात करें, है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 मीटर है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि गुजरात में शुरू होती है। गुजरात में कहां से, पालनपुर से। गुजरात में पालनपुर जिले से शुरू होकर, पालनपुर जिले में है गिरनार की पहाड़ी, है ना, यहाँ से चालू होकर दिल्ली में रायसीना हिल तक इसका विस्तार है। रायसीना की पहाड़ी, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जहां पे प्रेसिडेंट हाउस है। ठीक है, तो रायसीना की पहाड़ी तक स्थित है। गिरनार की पहाड़ी से रायसीना की पहाड़ी, गुजरात से दिल्ली, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। ठीक है, 550 किलोमीटर है, जो कि कहां से शुरू होती है, सिरोही से। सिरोही के खेड़ ब्रह्म की पहाड़ी से शुरू होकर झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना, आपको पता ही होगा, तांबे की सबसे बड़ी खान, भारत की सबसे बड़ी खान तांबे की, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में। तो ये झुंझुनू तक क्या है, इसका विस्तार है राजस्थान में। इसकी लंबाई कितनी है, 550। ये सारी चीजें मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगी, एक बार बस जान लो, फिर एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगी कि सारी चीजें तुरंत याद हो जाएंगी। अब देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550। तो इसका 80% भाग राजस्थान में स्थित है, यानी इसका जो सर्वाधिक लंबाई है वो राजस्थान में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका विस्तार है। और इसकी जो आकृति है वो तानपुरे के समान है, नीचे से चौड़ी है, ऊपर से सकरी है। विश्व स्तर पर अरावली के साथ साथ यूएसए के अपलेशियन पर्वत की तुलना की जाती है। अपलेशियन पर्वत कहाँ है,
अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। और इसकी तुलना अरावली से क्यों की जाती है? क्योंकि अरावली के समान ही अपलेशियन पर्वत भी पुराना है, विश्व का दूसरा सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। इसके अलावा अरावली के समान ही अपलेशियन पर्वत में भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं। भाई अरावली में खनिज बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए भारत राजस्थान जो है खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ द मिनरल्स बना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या है, अपलेशियन पर्वत जो है इसकी तुलना राजस्थान से के अरावली से की जाती है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अरावली की ढालों पर मक्के की खेती होती है, यहाँ पर जनजातियां रहती हैं और मक्के की खेती, यहाँ पर मक्का होता है भुट्टा, उसकी खेती अरावली के ढालों पर होती है। अरावली के पश्चिमी ढाल पर 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा का क्षेत्र है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा कहाँ स्थित है? अरावली के पश्चिमी ढाल पर। ठीक है, और मक्का को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ना ही बहुत ज्यादा गहरी मृदा चाहिए होती है, तो पर्वत की ढालों पर मक्का की खेती यहाँ पर होती है। आगे हम बात करें अरावली पर्वत में जो चट्टाने हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अरावली पर्वत में 3 तरह की चट्टाने मिलती हैं। कौन कौन सी? क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। कौन सी कहाँ मिलती है ये अभी मैं बता दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेनाइट की चट्टान से ही बना है, क्योंकि हमें पता है कि गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड की ज्यादातर चट्टाने ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। लेकिन अरावली में सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं, संगमरमर भी मिलता है, क्वार्ट्जाइट भी मिलता है और खनिज तो लगभग बहुत सारे मिलते हैं। कई सारे तो दुर्लभ खनिज हैं जो सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, अब अरावली की हम बात करें तो थोड़ा सा चलो अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अरावली का डायग्राम बनाते हैं हम। अरावली राजस्थान में वैसे तो कहां से कहां तक चलती है? नीचे ऐसे मान लेते हैं। अरावली का विस्तार कहां से कहां है? इसकी पूछा जाता है कि इसकी दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। क्या है अरावली की दिशा? अरावली की दिशा है, यही लिख देती हूं, अरावली की दिशा या विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक चौड़ाई, इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से, या ऐसे बोल सकते हैं कि दक्षिण में सर्वाधिक है, दक्षिण में सर्वाधिक है। ठीक है, और उत्तर की ओर क्या होती है? उत्तर की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती है, इसलिए तानपुरे के समान लगता है कि नीचे से तो चौड़ा है, ऊपर से सकड़ा है। जरा देखिए इसका विस्तार एक बार हम पॉलिटिकल मैप में जरा देखो इसको, पॉलिटिकल मैप में शायद आसानी से समझ में आए। देखो राजस्थान में लगभग सिरोही से मान लो, है ना, सिरोही, और इधर राजसमंद पे जाके ही सकरा हो जाता है, फिर अजमेर, और फिर यहाँ जाके इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको सारी चीजें। इस तरीके से अरावली है राजस्थान में। ठीक है ना। अगर हम इसको उसमें बनाते हैं ना, जब फिजिकल मैप में, ये कुछ इस तरीके से फिजिकल मैप में जब बनाते हैं इसको, तो अभी मैंने बना के दिखाया था आपको, ये ना फिजिकल मैप में भी इस तरीके से दिखाया था। नीचे से सबसे ज्यादा चौड़ा है, ऊपर सकरा होता जाता है, आगे यहाँ पे 2 इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर हम जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं देखो आप। अगर हम बात करें सीकर, झुंझुनू, है ना, ये तो आ गए शेखावाटी के जिले, सीकर और झुंझुनू। यहाँ पर शेखावाटी की पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे अजमेर से आगे इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस हो गई। एक तो किधर चली गई, ये सीकर झुंझुनू, और एक चली गई जयपुर, अलवर, दौसा। तो जो सीकर झुंझुनू की तरफ जाती है इन्हें बोलते हैं शेखावाटी की पहाड़ियां, और इन्हें बोलते हैं पूर्वी पहाड़ियां। अजमेर, जयपुर, दौसा वाली पूर्वी पहाड़ियां कहलाती हैं, और ये सीकर झुंझुनू वाली जो है क्या कहलाती है? शेखावाटी की पहाड़ियां कहलाती हैं। यहाँ पे हम बात करें इस पूरे क्षेत्र को, यानी अजमेर की जो सांभर झील है, अजमेर में क्या बोल रहे हैं, नागौर, जयपुर, अजमेर के ट्राई जंक्शन पर स्थित है सांभर झील। दूसरे कलर से लिखती हूँ जो दिखे आपको, सांभर झील। ठीक है, तो सांभर झील के आगे इसकी 2 शाखाएं हो जा रही हैं, और इस पूरे क्षेत्र को, सांभर झील के उत्तर वाले क्षेत्र को कई किताबें उत्तरी जो है अरावली लिखती है, कई किताबें उत्तर पूर्वी पहाड़ियां लिखती हैं। ठीक है, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम बात करें अजमेर से राजसमंद, लगभग ये सकरा होके चलता है। राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है देवगढ़। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत सकरा है, और अजमेर में तो इसका सबसे कम विस्तार है, क्योंकि अजमेर में ये सबसे ज्यादा कटी फटी है। आप देखोगे कि अजमेर में कौन सी नदी है, लूनी निकलती है नाग पहाड़ से,
और लूनी ने अरावली को बीचों बीच से काट दिया है। तो उसका सबसे कम विस्तार हमें अजमेर में देखने को मिलता है और अजमेर में ही ये सबसे संकरी भी है। आगे जाकर देखो नीचे राजसमंद के आगे फिर ये नीचे थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ये पूरा क्षेत्र अरावली का है, जहां पर अगर हम इसके दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर हमें ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 56 की पहाड़ियां, 56 की गोलाकार पहाड़ियां कहाँ थी? बाड़मेर जालौर में थी। वो इसी का एक्सटेंशन है, बेसिकली इसी का विस्तार है, क्योंकि सिरोही में जो गुरु शिखर स्थित है सबसे ऊंचा भाग अरावली का, वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये जो पूर्वी भाग है आप देखोगे कहाँ तक आता है? लगभग चित्तौड़गढ़ तक आता है। तो चित्तौड़गढ़ में आपको पता है सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग है राजस्थान में, सीमेंट इंडस्ट्री। क्यों है सीमेंट इंडस्ट्री? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अरावली में मिलता है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की, तो यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें मिलती है, मार्बल मिलता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि चूना पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा अरावली है। तो अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं, एक एक चीज जरा समझते चलना जरा ध्यान से। ये शुरू हुई पालनपुर से। क्या नाम था उस जगह का? पालनपुर, या हम बोल सकते हैं गिरनार की पहाड़ी। पालनपुर गिरनार की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, यहां से ये शुरू होती है दक्षिण पश्चिम में। ऊपर हम चले जाएं तो इसका विस्तार कहाँ तक है? रायसीना हिल। रायसीना हिल कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, रायसीना हिल दिल्ली तक इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये विस्तृत है। अब राजस्थान में जब ये एंटर करती है तो राजस्थान में कहां से एंटर करती है? सिरोही से एंटर करती है। अब इसमें देखो बीच में यहां पे इसकी ये जगह मान लो ये है देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद में। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से यहाँ से फैल जाती है। आगे हम चले तो रायसीना हिल की ओर जाती है और इसकी एक ब्रांच जो है इस तरीके से ऊपर कटती है। ये जगह कौन सी है? ये जगह है सांभर झील। सांभर झील जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर स्थित है ना। और हम बात करें ये जो पूरा क्षेत्र है, या तो इसे आप बोल लो उत्तरी अरावली, कई किताबें इसको उत्तरी अरावली लिखती हैं, है ना। कई किताबें इसे लिखती हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। क्या लिखती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। दो नामों से इसे जाना जाता है। इसके दो भाग हो गए, दो शाखाएं हैं यहाँ पर। जो पहली शाखा है पश्चिम वाली, इसे तो कहा जाता है शेखावाटी। शेखावाटी की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां, है ना। और ये जो हिस्सा है ये पूर्वी वाला, इसे कहा जाता है पूर्वी पहाड़ियां। इनको कल डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इसको देखो। शेखावाटी की पहाड़ियां और पूर्वी पहाड़ियां, ये दो ब्रांचेस हो गई। ये जो बीच वाला भाग है इसे कई किताबें तो लिखती हैं कि मध्य अरावली है, और कई किताबें ये लिखती हैं कि ये मेरवाड़ा प्रदेश है। क्या है? मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा पता है आपको? याद है, अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान का एकीकरण, और मैंने आपको बताया था उसमें कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान का भाग बना था। तो ये मेरवाड़ा प्रदेश है। जो ये पश्चिम के दो हिस्से हैं, कई किताबें इसको क्या लिखती है? दक्षिणी अरावली लिखती हैं। क्या लिखती हैं? दक्षिणी अरावली। कई किताबें इसको क्या लिखेंगी? इसकी दो शाखाएं, इसको लिखेंगी दक्षिण पश्चिम और इसको लिखेंगी दक्षिण पूरब। और कई किताबें जो है इस क्षेत्र को तो लिखती है दक्षिण पश्चिम की पहाड़ियां, और इसको लिखती है आबू पर्वतीय प्रदेश, आबू पर्वतीय प्रदेश। और कई किताबें जो हैं इसको दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या लिखती है? मेवाड़ प्रदेश, है ना। कौन सा आ गया? उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, मेवाड़ प्रदेश। तो इस तरीके से इसका अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है जिक्र है। तो पूरी तरह से अगर हम देखा जाए तो लगभग ये अरावली है। ये अरावली शुरू हो जाती है पालनपुर से, गिरनार की पहाड़ी गुजरात से, और यहाँ से रायसीना हिल तक जाती है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? यहाँ से दिल्ली से लेकर गिरनार की पहाड़ी तक कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और हम बात करें कि राजस्थान में कहां से कहां? राजस्थान में है सिरोही। सिरोही के खेड़ ब्रह्म से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक।
खेड़ ब्रह्म से लेकर, खेड़ ब्रह्म, सिरोही से लेकर कहां तक चले गए, खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा शेखावाटी की पहाड़ियों के अंतर्गत। तो यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर है, जो इसकी कुल लंबाई का 80% है। कुल लंबाई क्या है, 692 का 80% है। क्लियर है। तो 692 जो लंबाई है वो कहां से कहां तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे कम विस्तार कहां पर है इसका, अजमेर में, और सबसे अधिक विस्तार अगर पूछे तो वो है उदयपुर में। अभी ये सारी चीजें भी हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो आगे हम देखो इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं। कहाँ गया हमारा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी और मध्य अरावली, हाँ इसकी चट्टानों की हम चर्चा कर रहे थे जरा, तो यहीं पर हम चट्टाने भी देख लेते हैं। जरा समझिए चट्टानों को। देखो चट्टानों की हम बात करें तो इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो है, जिसे हम बोल रहे हैं आबू पर्वतीय प्रदेश, ये सबसे ज्यादा कठोर हिस्सा है अरावली का। और यही वजह है कि यहाँ पे सबसे कम अपरदन हुआ है, और यही वजह है कि राजस्थान की या अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहीं पर है। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे कम अपरदन हुआ है। क्यों हुआ है सबसे कम अपरदन, यहाँ पर मिलती है ग्रेनाइट की चट्टाने। किसकी चट्टाने हैं, ग्रेनाइट की चट्टाने हैं आबू पर्वतीय प्रदेश में, और इस वजह से इसका अपरदन बहुत कम हुआ है, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है वो जल्दी से वायु से अपरदित नहीं होता है, और यहाँ पे पवनी तो है, पानी वानी तो है, तो जल्दी से अपरदित नहीं होता। दक्षिणी पूर्वी हिस्से की बात करें तो मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ में सीमेंट इंडस्ट्री, तो यहाँ की चट्टाने किससे बनी हुई है, संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी हुई है, संगमरमर मार्बल से बनी हुई है। मध्य और उत्तरी अरावली की बात करें तो इन दोनों की ही चट्टाने किससे बनी है, क्वार्टजाइट से बनी हुई है। क्वार्टजाइट है ना, ऊपर वाली भी किससे बनी हुई है, क्वार्टजाइट से बनी है। क्वार्टजाइट बेसिकली क्या होता है, क्वार्टजाइट की हम बात करें तो क्वार्टजाइट जो है ये क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है, या हम बोल सकते हैं कि कायांतरित चट्टान है, या हम बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो ये क्या है, कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्टजाइट। और जो क्वार्टजाइट होता है ये बनता किससे है, किसके रूपांतरण से बनता है, तो बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन है ना, क्या बोलते हैं इसको, सैंड स्टोन के रूपांतरण से बनता है ना। इसका जब कायांतरण हो जाता है तो क्वार्टजाइट बन जाता है। और बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक बनी है तो किससे बनी है, ये बनी है बालू मृदा से, सैंडी सॉइल से बना है। ठीक है, तो बालू मृदा जब इकट्ठी होती जाती है तो अपने दबाव के कारण अवसादी चट्टान में बदल जाती है। अवसादी चट्टान कौन सी हो गई, बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन बन जाता है। और जब सैंड स्टोन का रूप परिवर्तित होता है तो क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है, जो कि एक कायांतरित चट्टान है। तो क्वार्टजाइट बेसिकली किससे बना हुआ है, बालू मृदा से, है ना, बालू मिट्टी से बना हुआ है। और बालू मिट्टी जो होती है वो तो पवन से अपरदित होती ही होती है, पवन के साथ उड़ती है। यही वजह है कि उत्तरी और मध्य अरावली इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि बालू मिट्टी है, हवा से इजीली अपरदित हो जाती है। क्वार्टजाइट की चट्टाने पवन से अपरदित हो जाती है। यही वजह है कि मध्य अरावली में जो अजमेर जिला आता है, तो अजमेर जिले में इसका सबसे कम विस्तार है। और हम देखें घूघरा घाटी, घूघरा घाटी कहाँ पर है, यहीं पर है, घूघरा घाटी अजमेर में, जहां पर आरपीएससी का दफ्तर है ना, अजमेर। पूछा जाता है घूघरा घाटी कहाँ पर है, इसे घूघरा घाटी कहते हैं। घूघरा घाटी कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसीलिए ये बहुत ज्यादा अपरदित है, और यहाँ पर सबसे कम अपरदित है। तो इसकी चट्टाने हमने देखा 3 प्रकार की चट्टाने यहाँ मिलती है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और आपके संगमरमर। ठीक, अब इसके 4 भाग है, मैंने आपको बताई दिए, आबू पर्वतीय प्रदेश, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इनके अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, चीज यही है। आबू पर्वतीय प्रदेश और मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश बेसिकली क्या कहलाता है, दक्षिण अरावली, है ना, साउथ अरावली बोलते हैं इसको। फिर मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश बेसिकली क्या है, मध्य अरावली है, अजमेर मेरवाड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, मेरवाड़ा का मतलब क्या होता है, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा का मतलब है वह प्रदेश, वह मैदान जो मारवाड़ के मैदान को किससे जोड़ता है, मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश से जोड़ता है।
मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश से जोड़ने वाला प्रदेश क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। कैसे? देखो जरा मैप में दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये है अजमेर। अजमेर के पश्चिम में क्या है? जोधपुर, पाली। क्या है ये? मारवाड़। और ये बेसिकली क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी हिस्सा है। तो मारवाड़ के मैदान को इधर अजमेर के दक्षिण में देखो क्या है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। क्या है ये? मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश से जोड़ने वाला हिस्सा अजमेर क्या कहलाता है? मेरवाड़ा प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, अभी हम देखेंगे दर्रे यानी कि पासेज अरावली के। तो अजमेर, पाली, यहीं पर बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, तो ये दर्रे इसी क्षेत्र में है क्योंकि ये जोड़ता है इन दोनों को, और इन दोनों को जोड़ने के लिए रास्ता देता है। और इन रास्तों को क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में जो मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं प्राकृतिक रूप से बने हुए, उनको दर्रा यानी कि पासेस कहा जाता है। और राजस्थान में इनको नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल। देसुरी की नाल, है ना, बरदर्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। हाथीगुड़ा की नाल, तो राजस्थान में इनको नाल कहा जाता है, हिंदी में इनको दर्रा कहते हैं, और इंग्लिश में इनको पास कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पे, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों पे इनको क्या कहते हैं? ला कहते हैं। जैसे शिपकी ला, बोमडी ला, है ना, ये सब हिमालय में स्थित है। तो ला कहते हैं हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में, राजस्थान में नाल कहते हैं, हिंदी में दर्रा, इंग्लिश में पास कहते हैं। होते क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रास्ते होते हैं, ठीक है, उनसे गुजरने के लिए। तो 4 हिस्सों में जो हमने बांटा है, तो इसको बोलते हैं मेरवाड़ा को मध्य अरावली, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश इसको उत्तरी अरावली भी लिखा जाता है कई किताबों के द्वारा। और इसके 2 हिस्से हमने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो शेखावाटी की पहाड़ियां और एक पूर्वी पहाड़ियां। अब इनकी सबसे ऊंची चोटियों की चर्चा भी यहीं पर कर लेते हैं, कौन कौन सी है। अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी ऑब्वियसली गुरु शिखर है ना। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली में है, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर। फिर मेरवाड़ा मध्य अरावली वाला क्षेत्र या मेरवाड़ा पर्वतीय प्रदेश, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी। गोरमजी कितनी है? 934 मीटर। आप देख सकते हो कहाँ ये 1722 और कहाँ ये 934, लगभग दुगनी है गुरु शिखर इसकी। फिर हम बात करें उत्तरी अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है ना। गोरमजी कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। ठीक है, तो देख सकते हो कि सबसे ऊंची दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली सबसे कम ऊंची, और बीच में कौन से आती है? उत्तरी अरावली 1055 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। अरावली के इन सारे जो भाग किए हैं, विभाजन, हमने इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी चोटियां देखेंगे और इसके दर्रे देखेंगे, पठार भी देखेंगे। तो जो है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट आ जाता है तो पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपने फीडबैक और सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है क्लासेस, तो फ्रेंड्स जरूर से इनको लाइक एंड शेयर करें। ये वीडियोस कई बार कुछ लंबे भी हो जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके पहले पढ़े हुए हैं, तो आप इनको 1.5x या 2x पर देख सकते हैं, प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर अपनी यूट्यूब पर, तो जिससे आपका कम समय इसमें लगेगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को इसमें मिलता ही है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता, जो कि इस चैनल का नाम है, वो डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।